तो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और लास्ट क्लासेज के अंदर हम लोग अल्कोहल और फिनोल को कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज ईथर, राइट। ईथर के बारे में क्योंकि आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर आइडिया क्लियर कर लिया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये ग्रुप हो, राइट, दोनों तरफ कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, एराइल ग्रुप जुड़े हों, कार्बन जुड़े हों, बेंजीन जुड़ा हो, यानी ये समझ लीजिए दोनों तरफ अगर कार्बन जुड़ा है तो ये ग्रुप आपका ईथर ग्रुप कहलाएगा। शर्त है कि यहाँ भी कार्बन जुड़ा हो और यहाँ भी कार्बन जुड़ा हो, तो ही आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर कहलाएगा, राइट। ईथर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका नोमेनक्लेचर को लेकर स्टडी करना होगा कि भाई इसको नाम कैसे दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3O और CH3, राइट। अगर आप IUPAC नेम की बात करते हो, राइट, और थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का मैं इसके कॉमन नेम को लेकर भी बात कर लेता हूँ, राइट। सो IUPAC नेम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाएगा एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब ध्यान दीजिए भाई कि सफिक्स यहाँ पर कहाँ है, सफिक्स है यहाँ पर एन, राइट, और उसके साथ लगा है वर्ड रूट। तो ध्यान रखना हमेशा मोर कार्बन इधर रहेगा और ऑक्सीजन प्रीफिक्स बनकर जिस कार्बन के साथ गया है वो आपका लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे, लेस नंबर ऑफ कार्बन, राइट। क्योंकि ये नीचे जो एग्जाम्पल लिखा है CH3O CH3, इसमें तो दोनों तरफ सेम कार्बन है, तो किसी भी एक कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ले लीजिए जो प्रीफिक्स बन जाएगा और बचा हुआ आपका एल्केन जो है वो आपका वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। नाम 2 मिनट बाद बात करते हैं। चलिए, अगर यही क्वेश्चन हमारा CH3 CH2O और CH3, तो ध्यान दीजिए ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, राइट, और बचा हुआ आपका वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। चलिए और ध्यान दीजिए CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, राइट। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन आपका लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाले की तरफ जाएगा और वो आपका मेन चेन बन गया है। इसी तरीके से बेटा मान लीजिए किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर अगर बात करो O और CH3, तो आप सबको पता है लेसर नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन के साथ चला गया है, ओके। तो नाम क्या देंगे हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को, समझिए। जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि नाम देना है एल्कोक्सी, सो इट इज मीथोक्सी, राइट। और जो बच गया कार्बन उसमें भी एक ही कार्बन है बच गया, दैट इज मीथ और एन, मीथोक्सी मीथेन। सेकंड में पहले प्रीफिक्स को नाम दो, प्रीफिक्स इस बार भी मीथोक्सी ही है, सो इट इज नेम्ड एज मीथोक्सी। लेकिन जो अब मेन चेन बच गया उसमें 2 कार्बन है, सो इट इज नेम्ड एज मीथोक्सी ईथेन। नेक्स्ट देखिए भाई, लॉन्ग चेन है उसमें 3 कार्बन है, सॉरी लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है और प्रीफिक्स में ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ है, सो इट इज ईथोक्सी, ओके। और बचा क्या है आपका प्रोपेन, बचा है प्रोपेन, राइट। यहाँ पर आपका प्रीफिक्स OCH3 है, सो इट इज मीथोक्सी, मीथोक्सी। और बच क्या गया आपका बेंजीन बच गया है, मीथोक्सी बेंजीन। और भी बहुत सारे नोमेनक्लेचर को लेकर आज हम बात करेंगे, लेकिन आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप इनको नाम देते हो कॉमन नोमेनक्लेचर के आधार पे, तो क्योंकि दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, सो आप इसको डाई मिथाइल ईथर कहिए भाई, डाई मिथाइल ईथर। कॉमन मैंने अब तक ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया, लेकिन ईथर को फ्रीक्वेंटली कॉमन नाम से बुलाया जाता है, इसलिए कॉमन नाम भी समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ मिथाइल था तो डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट में ईथर ग्रुप के एक साइड में इथाइल है और एक साइड में मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली नाम दो, पहले ई, सो इथाइल मिथाइल ईथर। आपसे एग्जाम में कॉमन नाम नहीं पूछता है, लेकिन आपको कहेगा कि भाई इथाइल मिथाइल ईथर से ये बनाना है, तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट में O के एक तरफ इथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है अल्फ़ाबेटिकली, सो इट इज़ नेम्ड एज
इथाइल प्रोपाइल ईथर, राइट। अल्फाबेटिकली नाम देना। अगला आपका एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और अगर ये साइड चेन हो, प्रीफिक्स हो तो फिनाइल, सो MnOP, राइट। सो मिथाइल फिनाइल ईथर, फिनाइल ईथर, राइट। ये जो लास्ट वाला है इसको आप एल्काइल एराइल ईथर क्लास भी कह सकते हो, यानी एल्काइल ग्रुप भी है, एराइल ग्रुप भी है और ईथर ग्रुप भी है। तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। दूसरा एक टॉपिक आता है आपका सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन डाल दिया कि भाई सिमेट्रिकल ईथर का क्या मतलब है। तो अगर ईथर के दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं तो डेफिनेटली आप उसको सिमेट्रिकल कहिए, लेकिन अगर ईथर ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप हैं, यू शुड नेम्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर। थर्ड केस डेफिनेटली अनसिमेट्रिकल है और फोर्थ केस ये भी अनसिमेट्रिकल है, राइट। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ईथर के दोनों तरफ सेम ग्रुप हों तो आप उसको क्या कह सकते हो, सिमेट्रिकल ईथर। तो अब जो आपके सामने नंबर 1 पर जो एग्जाम्पल है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन 2 अनसिमेट्रिकल ईथर है। तीसरा फिर से सिमेट्रिकल ईथर है। चौथा जो है बेटा वो अनसिमेट्रिकल ईथर है। फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज सिमेट्रिकल ईथर। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। चलिए अब 1 बाय 1 इनके IUPAC नेम को देने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से, राइट। सो इट इज एल्कोक्सी ग्रुप एंड इट इज द मेन चेन, सो नेम्ड एज मीथोक्सी और बच गया आपका मीथेन, मीथोक्सी मीथेन। नेक्स्ट में O के जिस तरफ कम कार्बन है वो आपका प्रीफिक्स बन जाएगा, सो इट इज नेम्ड एज मीथोक्सी ईथेन। बहुत ध्यान से समझना बेटा ईथर के नोमेनक्लेचर को लेकर। नेक्स्ट वन दोनों तरफ सेम है तो किसी को भी प्रीफिक्स बना लीजिए, दैट इज ईथोक्सी ईथेन, ईथोक्सी ईथेन। नेक्स्ट केस में एल्कोक्सी ग्रुप छोटे वाला ग्रुप है, सो इट इज नेम्ड एज मीथोक्सी एंड इट इज प्रोपेन, मीथोक्सी प्रोपेन। लास्ट वाले को चेंज कर दिया मैंने हल्का सा। अब देखिए भाई ऑक्सीजन के दो जिधर कम कार्बन है वो आपका एल्कोक्सी ग्रुप है, सो इट इज नेम्ड एज ईथोक्सी एंड प्रोपेन, राइट। नेक्स्ट केस के अंदर ध्यान दीजिएगा भाई कि ऑक्सीजन के इधर वाले समेत ये प्रीफिक्स बन गया, ये आपकी मेन चेन है। नंबरिंग कीजिए 1 2 और 3, दैट इज अ वेरी सिंपल पार्ट फॉर यू, दैट इज 1 2 3। अब यहाँ पर प्रीफिक्स 2 बन गए, एक तो मीथोक्सी प्रीफिक्स है और एक मिथाइल है। अल्फाबेटिकली नाम दो 1 मीथोक्सी, राइट, 2 मिथाइल, 1 methoxy 2 methyl and that is propane, 1 methoxy 2 methyl propane, राइट। सारे क्वेश्चन एक बार समझ लो, उसके बाद सभी क्वेश्चंस को नोट करना, प्रैक्टिस करना, फिर आप अपना आंसर मैच करना। अगले ग्रुप को देखिए ध्यान से। ओके इस तरफ ही कार्बन कम है, ये आपका मेन है, लेकिन इस बार लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन गई है भाई। 1 2 3 4 नंबर उस साइड से ही किया है जिस साइड से आपका प्रीफिक्स पास था, राइट। 4 कार्बन की मेन चेन है। इस क्वेश्चन में आमतौर पे स्टूडेंट गलती कर देता है अगर वो जल्दबाजी में करेगा तो, राइट। इस बार साइड चेन आपका केवल एल्कोक्सी है, सो 2 मीथोक्सी एंड दैट इज ब्यूटेन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई, अब आप ये समझिए ऑक्सीजन के इस साइड में लेस कार्बन है, बचा आपका मेन चेन है, इसमें भी आपको पता है यही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो इस बार आपके पास मिथाइल भी है और इथोक्सी भी है। इथोक्सी पहले आएगा अल्फाबेटिकली, 2 इथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ चेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोमेनक्लेचर बहुत बाद का मामला है। अब देखिए ध्यान से,
कि ये आपका मेन एल्कोक्सी ग्रुप है। अब मेन चेन आपका 3 कार्बन का मेन चेन बन रहा है और दूसरे कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप है, सो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट। ये आपका बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, बेंजीन के ऊपर OCH3, सो इट इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन, ऊपर भी मैंने आपको बताया मिथॉक्सी बेंजीन। एंड द नेक्स्ट वन इज इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट में देखिए, सबको पता है कि मेन चेन तो रिंग ही है, उसी में ज़्यादा कार्बन है, तो प्रीफिक्स बन गया आपका इथॉक्सी बन गया, CH3 बन गया। लोवेस्ट लोकेंट रूल का सहारा लो। अगर आपने ऐसे नंबरिंग की तो साइड चेन 1, 1 और 2 पे आ रही है। अगर आप ईथर की तरफ से कर देते तो ये 1, 2, 2 हो जाता, जो लोवेस्ट लोकेंट नहीं बनना था, ध्यान रखना। अब वही आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 2 इथॉक्सी 1, 1 डाईमिथाइल एंड दैट इज साइक्लोहेक्सेन। 1, 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह के कुछ कॉमन पॉइंट्स को लेकर आप लोग बहुत अच्छे से बात कर लीजिए। अब जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, कुछ कॉमन नाम हम यूज करेंगे, उनके बारे में मैं बता देता हूँ, राइट, कि भाई हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमने कहीं भी एक शब्द का इस्तेमाल किया एंड दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, सो यू शुड मेंशन O ग्रुप, एक साइड में इथाइल लगाइए, एक साइड में मिथाइल लगाइए, इथाइल मिथाइल ईथर। अगर कहीं भी ये शब्द इस्तेमाल हो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ऑक्सीजन लगाइए एक तरफ, मिथाइल लगाइए एक तरफ, क्या लगाइए, प्रोपाइल लगाइए, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। पॉइंट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चेक कीजिए भाई। अगर आपसे ये कहा जाए टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ऑक्सीजन है एक तरफ तो इथाइल लगाइए CH2 CH3, दूसरी तरफ जो कार्बन जोड़ो वो टर्सरी कार्बन होना चाहिए और कुल ब्यूटाइल 4 कार्बन है, सो इट इज टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। एक तरफ टर्सरी है, राइट, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, एक तरफ इथाइल ईथर है। मान लीजिए ये कहा जाए आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, ऐसे नाम फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं भाई। आइसोब्यूटाइल यानी एक तरफ वो है, ओके, दोनों तरफ आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, एक तरफ तो इथाइल, और आइसोब्यूटाइल यानी जो कार्बन जुड़े उस वो आइसो कार्बन, आइसो का मतलब सेकंड कार्बन पर CH3 हो, सो इट इज आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर। इस तरह के नाम का हम फ्रीक्वेंटली इस पूरे पोर्शन को पढ़ते पढ़ते इस्तेमाल करेंगे, राइट। बेंजीन के ऊपर OCH3, ध्यान रखिएगा, एनिसोल कहलाता है। बेंजीन के ऊपर OCH3, इट इज नेम्ड एज एनिसोल, सो इट इज अनदर पॉइंट। सो ये नोमेनक्लेचर को लेकर आपका पार्ट था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हम लोग लास्ट क्लासेज में कवर कर चुके हैं कि अगर आप अल्कोहल को प्रोटिक एसिड्स के कांटेक्ट में रखोगे सूटेबल टेम्परेचर कंडीशन पर, तो वो आप लोगों को ईथर दे देगा, CH3 CH2O CH2 और CH3। जबकि इस रिएक्शन को आप लोग यूं भी पढ़ के आए हो कि अगर यही रिएक्शन आपका 443 केल्विन पर होता तो आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनता वो एल्कीन बनता, राइट। तो इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो, दोनों रिएक्शन को अगर आप लोग कंपेयर करो, CH3 CH2OH, एंड व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद H positive 413 केल्विन,
right, and H positive with 443 Kelvin. So in the first case CH3 CH2O CH2 और CH3, और क्योंकि आप लोग मैकेनिज्म पहले पढ़ चुके हो इस रिएक्शन का, मैंने आपको अल्कोहल के साथ ही करा दिया था, तो आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि सर जिस समय कार्बोकैटायन बन रहा होता है, राइट, उसी समय आपका अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है और OCH2 CH3 जुड़ जाता है। इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट। जबकि दूसरी तरफ एक कार्बन से H बाहर निकलेगा, दूसरे कार्बन से H बाहर निकलेगा, जिसका मैकेनिज्म भी आपको बता दिया। दोनों के दोनों डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, क्योंकि अल्कोहल एसिड के केस में डिहाइड्रेशन में जाता है। लेकिन फ़र्क है कि पहले वाले केस में सब्स्टिट्यूशन है, जबकि दूसरे वाले केस में एलिमिनेशन है। और ये आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो कि ऐसा बहुत सारी जगह होता है जहाँ सब्स्टिट्यूशन की चांसेस बनते हैं, वह एलिमिनेशन के भी चांसेस बनते हैं। लेकिन किसके लिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर, राइट। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया कि भाई सेम अल्कोहल है, रिएक्टेंट सेम है, एसिड सेम है, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मैकेनिज्म को लेकर आप सबके पॉइंट क्लियर हों कि CH3 CH2OH when treated with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, so the formation of diethyl ether takes place. Okay, CH3 CH2O CH2 CH3, राइट। और अगर आप मैकेनिज्म को लेकर बात करो तो क्या कहोगे भाई, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, CH3 CH2OH, ओके, अटैक ऑफ H पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। जैसे ही आपका H2O बाहर निकलेगा, सबको पता ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और तुरंत ही कार्बोकैटायन बनेगा H2O के बाहर निकलने के लिए। लेकिन क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो SN2 मैकेनिज्म है यहाँ पर, जिस समय SN2 में क्या होता है कि जिस समय एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा होता है उसी समय दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करेगा, उसी समय अल्कोहल अटैक करेगा। इसका मतलब कि अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक कर रहा है, यानी अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सीधा सा मतलब है भाई कि अल्कोहल यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, जबकि प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल यहाँ पर इथेनॉल न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, जबकि प्रोटोनेटेड इथेनॉल जो है वो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, राइट। दूसरी तरफ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है भाई CH3 CH2OH अंदर जा रहा है और H2O बाहर निकल रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है। तो ये भी हमारा बहुत सिंपल सा पॉइंट था। सो व्हाट हैपन्स यार, CH3 CH2OH वही एक पेयर और CH2 और CH3, क्योंकि सबको पता है H पॉजिटिव तो यहाँ कैटलिस्ट था, डी प्रोटोनेशन होगा ही होगा। सो CH3 CH2O CH2 और CH3, दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाईइथाइल ईथर फ्रॉम इथेनॉल, राइट। और आप यूँ भी कह सकते हो कि एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड ईथर, ये भी आपका पॉइंट था। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि ये जो मेथड है ईथर बनाने का, राइट, ये केवल प्राइमरी अल्कोहल के केस में ही होता है, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी अल्कोहल, और आप लास्ट में पढ़ के आए हो, एसिड के साथ सूटेबल कंडीशन में हीट करेगा तो ईथर बन सकता है, राइट। लेकिन अगर यही रिएक्शन सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के केस में होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन की जगह किसको प्रीफर किया जाएगा? एलिमिनेशन। क्योंकि आप सबको पता है भाई बल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करते हैं, राइट। ये भी आप सबको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर
सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से अगर कोरस्पोंडिंग ईथर बनाना है तो ये अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल होगा और यहाँ एलिमिनेशन कंपीट करेगा किसके ऊपर है, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। और जब एलिमिनेशन कंपीट करेगा, जीतेगा ओवर सब्स्टिट्यूशन, तो फिर सीधा सा मामला है, यहाँ पर क्या बनने वाला है, एल्कीन। तो हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं इस रिएक्शन को अल्कोहल के केस में कि प्राइमरी अल्कोहल से आप लोग ईथर बना पा रहे थे अगर आप H पॉजिटिव के साथ हीट करते हो, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के साथ सिमिलर फिनोमिना अगर आपने किया तो ईथर नहीं बनना है, क्या बनना है, केवल एल्कीन बनना है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल में ईथर भी बन जाता है और एल्कीन भी बन जाता है, राइट। तो यहाँ हमारा जो मामला आ रहा था भाई कि डिहाइड्रेशन तो दोनों के अंदर ही था, लेकिन बस ईथर बनेगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लेकिन एल्कीन ही बनेगा तो केवल और केवल एलिमिनेशन होगा, ये ध्यान रखना है, राइट। अब एक क्वेश्चन ये पूछा कि मान लीजिए दो अलग अलग प्राइमरी अल्कोहल ले लें, H पॉजिटिव और लो टेम्परेचर पे मान लो हीट करें, क्या आपको कौन सा ईथर मिलेगा? क्या आप एक सूटेबल मिथाइल इथाइल ईथर बना सकते हो? CH3 CH2O और CH3 ये बना सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा ही लग रहा है सर एक में से H निकालो दूसरे में से OH निकालो, डिहाइड्रेशन करो, पॉसिबल है। लेकिन बेटा ऐसे केस में फॉर्मेशन क्या होगा, मीथेनॉल ईथर बनाएगा CH3O CH3, इथेनॉल ईथर बनाएगा CH3 CH2O CH2 और CH3, और दोनों मिलके ईथर बनाएंगे, ये जो तीसरा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। इसका मतलब है कि आपको एकमात्र जो ईथर चाहिए था ना, जो आप सोच रहे थे, वो यहाँ नहीं बनेगा। सो आप लिख सकते हो कि बाईमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, बाईमोलिक्यूलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का डिहाइड्रेशन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर की प्रिपरेशन के लिए, राइट, आप लोग इस तरह के मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ मिक्सचर ऑफ ईथर्स बनने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और आप लोगों को बहुत सरल से शब्दों में मैंने बता दिया कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान रखिएगा, राइट। आप लोगों को पता है क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। रिएक्शन कौन सा होगा, राइट, सब्स्टिट्यूशन पहले होगा, राइट, डिहाइड्रेशन भी होगा। ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन ओवर एलिमिनेशन बोल देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन होगा आपका मेजर स्टेप के अंदर, जो रिएक्शन का स्लो स्टेप है, जहाँ कार्बोकैटायन बनता है जो रिएक्शन की स्पीड को एल्टर करता है। सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन, राइट। अगर हमने सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल लिए और उनका डिहाइड्रेशन किया तो फिर एल्कीन बनेगा। ऐसे केस में आपका मामला एलिमिनेशन की ओर जा रहा है। ये पहला पॉइंट था, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ईथर की प्रिपरेशन को, दैट इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, राइट। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है कि किसी भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, नॉट ऑल अल्काइल हैलाइड, ध्यान रखना, किसी भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करो। एल्कोक्साइड का मतलब सोडियम मीथॉक्साइड, आप लोगों का प्रोडक्ट जो है ईथर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसे होनी है, ये देखिए, RCl प्लस RO और Na, राइट। आप सबको पता है कि सब्स्टिट्यूशन होना है, राइट, और RO के साथ क्या आ जाएगा, R और NaCl अलग हो जाएगा। सो RO और R प्लस NaCl, एक रिएक्शन लोअर क्लास, लोअर पिछले चैप्टर्स में आप पढ़ के आए, CH3 CH2Cl प्लस CH3ONa। सो आप सबको पता है भाई, Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट किया किसने, OCH3 ने किया,
डेफिनेटली रिएक्शन आपकी कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन है, ये आप सबको पता हो। अगला मामला समझिए भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ईथर के प्रिपरेशन के लिए एल्काइल हैलाइड कैसा हो, सोडियम एल्कोक्साइड कैसा हो, और फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कहानी हर विद्यार्थी को समझनी है। अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सोडियम एल्कोक्साइड कैसा भी हो, आपका प्रोडक्ट ईथर बनेगा। अगर एल्काइल हैलाइड टर्सरी है, सोडियम एल्कोक्साइड कुछ भी हो, तो फिर आपका ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एल्कीन। जबकि सेकेंडरी के केस में दोनों ही प्रोडक्ट डिजायर्ड है, दोनों को बना सकते हो। आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं जो सेकेंडरी पढ़ना है, ध्यान रखना, राइट। क्योंकि मामला यही है कि रिएक्शन जब किसी भी एल्काइल हैलाइड की आप करोगे CH3CH2Cl, और जब उसकी रिएक्शन आप किसी भी RONA के साथ करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RONA के साथ करने वाले हो, राइट। और यही मामला है कि यहाँ पर जो RO नेगेटिव ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल है भाई, वो बेस भी है, राइट। अगर वो सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो सबको पता है जैसे ही Cl बाहर निकलेगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और OR अटैक कर देगा। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड बच्चों टर्सरी हो जाता तो फिर आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि RO नेगेटिव वहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो सीधा सा मतलब है न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, अब बेस का काम कर रहा। बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, पहले रिएक्शन फिर इनके मैकेनिज्म, भूल जाइए अब तक जो पढ़ाया था उस सारी कहानी को। आप ध्यान रखना कि एल्काइल हैलाइड का इंट्रैक्शन किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। एल्काइल हैलाइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सोडियम एल्कोक्साइड एनी है, तो इस केस में आप लोगों का प्रोडक्ट ईथर बनेगा। एल्काइल हैलाइड टर्सरी है, सोडियम एल्कोक्साइड कुछ भी हो, सीधा सा मतलब है यहाँ पर आपका प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। तो चलिए कुछ रिएक्शंस से शुरू करते हैं कहानी, फिर मैकेनिज्म तक पहुँच जाएंगे। CH3 CH2Cl plus CH3ONA. You know this is alkyl halide and primary alkyl halide, this is sodium alkoxide. So the formation of ether takes place in this case. CH3 CH2Cl plus CH3C CH3 CH3ONA. Again alkyl halide, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, ईथर बन जाएगा। CH3C CH3 CH3Cl एंड CH3 CH2ONA। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी नहीं है, टर्सरी है, ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो पहली चीज़ आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के साथ साथ। तो ध्यान दीजिएगा, पहले केस में सबको पता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड। सो सबको पता है यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन जैसे बाहर निकलेगा OCH3 अटैक करेगा। बोलिए क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म, वेरी गुड, CH3 CH2 OCH3 प्लस NaCl। मामला क्लियर है। एल्काइल हैलाइड होना क्या है भाई, जैसे ही कार्बन क्लोरीन बाहर निकलेगा, चाहे कितना ही ग्रुप हो, फिर भी ये आपका न्यूक्लियोफाइल का ही काम कर रहा है, ध्यान रखना, राइट। क्योंकि मैकेनिज्म SN2 है, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2O C CH3 CH3 एंड CH3 प्लस NaCl। तीसरे केस में आप सबको पता है एल्काइल हैलाइड टर्सरी है। टर्सरी है तो सीधा सा मामला है, ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये अब न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर रहा, ये अब किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, राइट। क्योंकि ये जो कार्बन है हिंडर हो गया, उस पर अटैक नहीं कर पा रहा है, इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पा रहा है, तो अब ये बेस का काम करेगा। बेस का काम करेगा तो जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है वहाँ तो कोई कार्बन है नहीं,
तो ये एडजेसेंट कार्बन से H बाहर निकालेगा, राइट। और Na जो पॉजिटिव है जो है वो आपका बीच वाले कार्बन से Cl बाहर निकालने वाला है। इसका मतलब CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 प्लस CH3CH2 ने क्या O ने क्या बाहर निकाला है, क्योंकि इसने बेस का काम किया, H बाहर निकाला है, तो NaCl आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट इसमें भी गलती कर देता है कि किसको किसके साथ जोड़ना है। अगर आपको इतना सा ध्यान रह गया ना कि भाई आपका एल्कोक्साइड आयन जो है वो आपका यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, तो बेस को तो H ही निकालना है भाई। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा पॉइंट था। फिर से समझिए पूरी कहानी को एंड कंप्लीट द रिएक्शन। CH3CH2Cl प्लस CH3ONa प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड will gives you ether CH3CH2OCH3 प्लस NaCl। मामला आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। सर बिल्कुल ठीक है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये ऑक्सीजन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। मैकेनिज्म आपका SN2 है। ओके चलिए, द नेक्स्ट वन इज CH3CH2Cl प्लस NaOC CH3 और CH3, राइट। वही मामला है भाई। क्या होगा इस केस में भी कि ये आपका यूं मूव करेगा और आपका एल्कोक्साइड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, लेकिन दोनों ही केस में ध्यान रखना एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है। सो योर प्रोडक्ट इज CH3CH2OC CH3 एंड CH3 प्लस NaCl, दैट्स योर पार्ट। ओके, लेकिन बेटा कहानी कब बदल जाएगी? कहानी तब बदल जाएगी जब CH3CH2 ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो। ओके, C और Cl प्लस ये चाहे कुछ भी हो CH3CH2ONa। अब ये बाहर निकलेगा, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक नहीं करेगा। अब जो ONa है वो उसका O नेगेटिव बेस का काम करेगा, और बेस का काम करते ही सबको पता है एलिमिनेशन होगा। C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। किसने बेस का काम किया? CH3CH2 O नेगेटिव ने, तो उसने H बाहर निकाला। आपका क्या बन गया? NaCl। दैट्स वेरी सिंपल पार्ट फॉर यू, राइट। और अगर आपसे मान लीजिए मैकेनिज्म पूछ लेता है, तो मैकेनिज्म अब आपको समझ में आ गया कि सर ये SN2 ही मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी आपको हर रिएक्शन में मैकेनिज्म साथ साथ बताया ही था। CH3CH2Br और CH3CH2ONa यानी O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, राइट। यू शुड राइट एज। और ऑक्सीजन नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मौजूद हैं, आयंस, और तीसरा पेयर यहाँ मौजूद है, राइट। अब होना क्या है भाई? होना ये है बेटा कि CH3Br में पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने का जैसे ही कोशिश होगा वैसे ही एल्कोक्साइड आयन अटैक करेगा, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? CH3CH2O CH2 एंड CH3 प्लस NaBr। सो रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। चलिए और समझते हैं वन मोर पार्ट, दैट इज CH3ONa plus CH3CH2Br। You know it very well that Br इलेक्ट्रॉन पेयर पोलराइजेशन है, वैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ अटैक करेगा। एंड अगेन द प्रोडक्ट इज CH3CH2 के ऊपर अटैक किया, CH3 और CH3 प्लस NaBr। क्लियर हो गया? चलिए, आप लोगों से कहा जाए कि विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस करना है, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3CH2ONa, राइट। आप सबको पता है भाई कि एल्काइल हैलाइड यहाँ प्राइमरी है भी नहीं, पहली बात, राइट, जिस कार्बन पर है। दूसरी बात,
ये बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। सो द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। कंपटीशन में इतना सा ही खेल है भाई, लेकिन अगर मान लीजिए ये कहानी यूं होती O Na प्लस CH3CH2Cl, तो फिर सब मामला क्लियर था। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा और ये O नेगेटिव आपका इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या हो जाएगा बेटा, CH3CH2O एंड दैट्स द बेंजीन प्लस बेटा NaCl। सो होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। और अगर एल्काइल हैलाइड टर्सरी है तो फिर आप सबको पता है सर, इतना सा ही ध्यान रखना था। अगर इसको ध्यान नहीं रखोगे तो भाई ध्यान तुम्हें ही रखना है, मैं ध्यान नहीं रखूँगा, राइट। ये चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है भाई, राइट। यहाँ से H निकालना है जो आपका बेस के साथ चला जाएगा और आपका NaCl बन जाएगा। सो ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट था। एक क्वेश्चन आप पूछा गया है कि 10.6, अगर रिएक्शन को ध्यान से देखो, आपकी बुक में NCERT आपके सामने होगा। आप 10.6 में एक रिएक्शन लिखा है C2H5ONa प्लस CH3C, CH3 और Cl, और प्रोडक्ट है CH3C, CH3CH2O, C2H5 डेफिनेटली, प्लस NaCl नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, ध्यान दे दीजिए। अब एक बात देखिए भाई, आपको पता है सर सोडियम एल्कोक्साइड है, एल्काइल हैलाइड है, ईथर बना देंगे। विलियमसन सिंथेसिस में यही होता है। लेकिन बच्चा एक बात समझिए कि एल्काइल हैलाइड यहाँ पर टर्सरी है। टर्सरी है, इसका मतलब ईथर नहीं बन सकता है इस केस में। इस केस में तो क्या बनना है भाई, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, एलिमिनेशन होगा, एल्कीन ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा से। क्वेश्चन में यही लिखा है, द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये रिएक्शन टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाने के लिए सही रिएक्शन नहीं है। आपको पता चल गया सर, एल्काइल हैलाइड टर्सरी है तो ईथर कैसे बनेगा। एल्काइल हैलाइड अगर टर्सरी है तो फिर यहाँ इस रिएक्शन में एल्कीन बनना है, राइट। तो आपको आइडिया होना चाहिए और इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना जरूरी भी होता है, राइट। अगर सीधा जाओगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो कह रहे व्हाट वुड इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉर दिस रिएक्शन। यस, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होगा। और क्या होगा एल्कीन भाई, एल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन करिए और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। दैट्स योर पार्ट। अब अगला पूछा है कि अगर आपको सूटेबल रिएक्शन लिखना हो टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर के लिए तो क्या करोगे। तो भाई आप एल्काइल हैलाइड तो लोगे प्राइमरी, यानी C2H5 के साथ तो रखोगे Cl, और जो आपने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लिया है उसको बनाओगे सोडियम एल्कोक्साइड। अब आपका ईथर बनेगा। सो इट इज़ अनदर क्वालिटी क्वेश्चन फॉर यू। बेसिक्स जिसने पढ़ लिया है वो मार नहीं खाएगा। दैट्स ऑल फॉर पॉइंट, राइट। ओके, एनिसोल की प्रिपरेशन को लेकर आपको बता ही दिया मैंने कि भाई आपका सोडियम फिनोक्साइड लेना पड़ेगा ONa प्लस CH3Cl लेना पड़ेगा। या फिर एक प्रश्न ये भी है कि क्या इससे भी बात बन सकती है क्या, राइट। क्लोरोबेंजीन ले लो और CH3ONa ले लो। आप सबको पता है भाई कि दूसरे वाले रिएक्शन में पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। पहले वाले में पॉसिबल है सब्स्टिट्यूशन, और बेंजीन के ऊपर O यानी फिनोक्साइड आयन यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और वो CH3 के साथ अटैक करेगा CH3 पॉजिटिव के ऊपर, और NaCl आपका बाहर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग नेक्स्ट एक दो पेज पलटिए और इस चैप्टर के एंड में चले जाइए आप लोग, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कल पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि 11.10, इन क्वेश्चंस के साथ आपके थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। 11.10, दैट्स द क्वेश्चन। राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3-methyl pentane CH3 CH2 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 pentane।
ग्रुप है और 2 इथोक्सी 3 मिथाइल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान रखना इस पेंटेन के ऊपर 2 पर तो लगाओ इथोक्सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 हटा के तो इथोक्सी लगाया यानी OC2H5 एंड 3 मिथाइल, और 3 पर क्या लगा दिया? मिथाइल। सो योर क्वेश्चन इज 2 इथोक्सी, दिस इज योर क्वेश्चन। पॉइंट क्लियर है? 2 इथोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, ईथर बनाना विलियमसन सिंथेसिस। आप सबको पता है भाई, एक सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए और एक आपके लिए क्या चाहिए? एल्काइल हैलाइड। यानी बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से करे या यहाँ से करे, ये आपके दिमाग में है रिएक्टेंट ढूंढने के लिए। आप सबको पता है अगर ऊपर वाले से करोगे तो C2H5 के साथ आ जाएगा Cl, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा प्राइमरी, और बच गया जो पार्ट CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 और ONA, ये आपका बन गया सोडियम एल्कोक्साइड, आपका ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड का क्लीवेज आप यहाँ से करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते तो फिर आपका एल्काइल हैलाइड भाई सेकेंडरी बनता, फिर ईथर मेजर प्रोडक्ट नहीं होता, फिर दोनों प्रोडक्ट ईथर और एल्कीन दोनों ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनते। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है कि 1 मिथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है। सो बेंजीन 1 पर मिथोक्सी और 4 पर नाइट्रो। तो ये कह रहा है कि नीचे 2 पेयर दिए गए, उनमें से कौन सा ठीक है? राइट, आपको पता पहले वाला ठीक नहीं हो सकता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर BRA सब्सटीट्यूशन होगा ही होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। क्लियर हो गया? और दूसरा मेथड बिल्कुल ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड है एक, दूसरा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो बिल्कुल सूटेबल रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन ही पॉसिबल है। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना था। क्लियर है पॉइंट? एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले, इथेनॉल इज गिवन टू यू, हाउ विल यू मेक ईथर फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस? विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल करके आप लोग ईथर कैसे बनाओगे? एंड यू कैन यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट, आप कोई भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर सकते हो जो आपको करना हो। क्वेश्चन क्लियर है? तो आपके लिए बड़ा आसान है कि क्या करोगे भाई। ओके, एंड विलियमसन सिंथेसिस शर्त लगा दिया है, ये आपको लगाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, इस CH3 CH2OH से एक तो आपको एल्काइल हैलाइड तैयार करना है, राइट, दैट इज SOCl2, और एक आपको ONA तैयार करना है, दैट इज Na, CH3 CH2Cl एंड CH3 CH2ONA। और अब इन दोनों के रिएक्शन से आप लोग ईथर बना सकते हो। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कि विलियमसन सिंथेसिस से आप लोगों को ईथर बनाना है, और ईथर इस बार मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, NCERT एक्सरसाइज का 11.24 क्वेश्चन, चैप्टर एंड एक्सरसाइज। उन रिएजेंट का नाम बताओ जिनके विलियमसन सिंथेसिस से आप लोग गिवन ईथर बना सकते हो। प्रोपोक्सी प्रोपेन, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। आपको पता है सर दोनों तरफ सेम ग्रुप है, एक को प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बना लो और दूसरे को आप लोग सोडियम एल्कोक्साइड बना लो, बहुत अच्छे से हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए सेकंड क्वेश्चन, इथोक्सी बेंजीन, ये बनाना है इथोक्सी बेंजीन। अब आपको पता है भाई एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड इसको नहीं बनाना है, इसको बनाने से गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन, इसको बनाना है। सो C2H5Cl, और यहाँ पर ये आपका फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। ये क्वेश्चन आपका यूं कवर होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फिनिशिंग आ जाएगा, राइट। 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, सो CH3CO CH3 CH3 एंड CH3। अब आप सबको पता है भाई कि
यहाँ से मत तोड़ना बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ से तोड़ दिया तो जो एल्काइल हैलाइड बनेगा वो टर्सरी बन जाएगा, और टर्सरी बन गया तो फिर ईथर नहीं बनेगा। इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, बॉन्ड यहाँ से तोड़ के एल्काइल हैलाइड नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ से आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड बनेगा, कार्बन के साथ क्लोरीन आएगा और O नेगेटिव के साथ Na। बॉन्ड यहाँ से तोड़ के आपको समझना है। सो CH3Cl, और जो बच गया वो क्या बच गया, CH3 CCH3 CH3 और ONA। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वन इज 1-methoxyethane CH3 CH2 ओके O और CH3 राइट, 1-methoxyethane। सो पहले कार्बन के ऊपर ही इथोक्सी है राइट। बॉन्ड का क्लीवेज आप लोग इस पॉइंट पे कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, क्योंकि मैकेनिज्म आप लोगों को पता है SN2 को फॉलो होगा तो स्टीरिक इंटरेस्ट कम होना चाहिए। इसीलिए CH3 ग्रुप आपका एल्काइल हैलाइड बनाना और CH3 CH2 आपको ONA बनाना, बिकॉज मैकेनिज्म फॉलो SN2 रिएक्शन। क्लियर है? ओके। 11.25 लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर। भाई सीधा सा मामला है कि एल्कोक्साइड आयन जो आप लोग लेके चल रहे हो ना, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत, अगर ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चंस को कवर करते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग एक बार अपने माइंड में दोबारा से सोचिए कि आखिर ईथर के अंदर हुआ क्या था। ईथर के केस में आप लोगों ने किस तरह के पॉइंट्स को लेकर बात किया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन की है हमने राइट, और किसके साथ की है, एल्काइल हैलाइड के साथ। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड है ना भाई, वो आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए, ये आपकी शर्त है राइट, ये शर्त है, क्योंकि अगर इसको फॉलो आप लोग नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो दोबारा विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन का मामला क्या था कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए। अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी नहीं होगा तो फिर आपका ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको आप एक लिमिटेशन के तौर पे दे सकते हो। दूसरा, एराइल हैलाइड आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एराइल हैलाइड आप लोग यूज नहीं कर सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ईथर को लेकर इस तरह के क्वेश्चन है तो आप लोग इस तरह के पॉइंट्स पे डिस्कशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ 1-प्रोपोक्सीप्रोपेन, प्रोपेन 1-mol से बनाना है और मैकेनिज्म करना है। तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि सीधा प्राइमरी अल्कोहल है, H पॉजिटिव के साथ हीट कीजिए और आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। H पॉजिटिव के साथ हीट करो, क्वेश्चन को रीड करिए, 1-प्रोपोक्सीप्रोपेन CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 और CH3, और किससे बनाना है, प्रोपेनॉल से बनाना है। ओके, सो प्रोपेन 1-mol है, तो आप सबको पता है सर, H पॉजिटिव के साथ हीट करो बन जाएगा, मैकेनिज्म दे दीजिए। और अगर आप लोगों को विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है तो फिर भाई थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा, कि एक को सोडियम एल्कोक्साइड बनाइए और एक को क्या बनाइए आप लोग, एल्काइल हैलाइड बनाइए, ये भी आपका पॉइंट था राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल इज नॉट ए सूटेबल मेथड। क्लियर हो गया? हमने अभी बात किया था भाई कि फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेंगे राइट। जिस स्टेप के ऊपर कार्बोकैटायन बन रहा था उसी स्टेप पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था तो वही अटैक अब इसमें पॉसिबल नहीं होगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कल की क्लास में आएगा, कल की क्लास में आएगा, आगे सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़िए राइट। और ईथर का पहला पार्ट कल की क्लास में ईथर कंप्लीट हो जाएगा, एल्कोहल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।